हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और ये आपका हिस्ट्री का कहेंगे तो ये हम नहीं कह सकते कि अभी कि ये पूरा जो है हमने हिस्ट्री कवर कर लिए, आपके सिलेबस के हिसाब से कवर हो गया है हमारा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम थोड़े कुछ और सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे इस वीडियो के बाद। फिर आपके जो कुछ और टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए तो वो हम पढ़ेंगे। और इसके जो आंदोलन वाला टॉपिक है वो आपके जनरल पेपर में कवर किया जाएगा। बाकी इस प्ले लिस्ट में भी हम उन वीडियोज़ को ऐड करते चलेंगे। तो आज का वीडियो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में है पढ़ना है कि कैसे स्वतंत्रता मिली और भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की क्या चुनौतियां हैं। ये 2-3 टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर होंगे। तो इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अन्य वीडियोज भी के वीडियो मतलब अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे। तो ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। और कल मतलब जो अगले वीडियो जाएंगे अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आपकी नई कुछ बुक्स जो है ली जाएंगी। चलिए, अंग्रेज़ भारत छोड़ने को विवश, ये आपका जो यूपी की बुक्स है उनमें टॉपिक दिया है। चलिए, अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था। आपके असहयोग आंदोलन हो गए, आपका जो क्रांति हुई 1857 की, तो ऐसे जितने छोटे मोटे आंदोलन चले सब फेल कर दिए गए एक प्रकार से। लेकिन उसे आभास हो गया था अंग्रेज़ों को कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेज़ों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा संविधान मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें इसी से उठा ली गई थी, क्योंकि ठीक ठाक थी। तो केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। और इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासत जो रजवाड़े थे उनको शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। और केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग जो है बाहर रखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ज़्यादा समय हम जो है इंडिया में नहीं टिक सकते हैं, इसलिए हमें कुछ जो है व्यवस्था करनी चाहिए। और शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, क्योंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना भी की गई थी, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल तो पूरा आप ही का है, ठीक है ना, हम तो कठपुतली बनकर रह जाएंगे। और सितंबर जो है 1939 ईस्वी में क्या होता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया था, ये कह के कि आप हमारी मदद कीजिए और आगे जाके हम आपको आज़ादी दे के चले जाएंगे। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता देना नहीं चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। ज़बरदस्ती जो है भारत को झोंक दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई, और सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम यही हैं जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेज़ों को युद्ध में मदद न की जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था कि युद्ध में सहायता नहीं करना है। और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेज़ों से स्पष्ट कह दिया, क्योंकि जो है उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज था और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहने नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई दूध का जला होता है ना, तो वो छाछ भी मतलब फूंक फूंक के पीता है, ऐसी कहावत है। तो पहले विश्व युद्ध में जो है भारत सीख चुका था कि अंग्रेज़ धोखेबाज हैं और वो वादे करते हैं केवल, ठीक है ना। तो इन्होंने सहयोग नहीं किया। इसके बाद होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बम्बई 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन जो है में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज़ इस पर सहमति नहीं होते हैं तो वे विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई, सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त भी कर लिया।
इसके बीच क्या होता है कि सरकार की इस गिरफ्तारी में बहुत कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत जोड़ो आंदोलन में लोग जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। देखिए महिलाओं ने इतना तक सहयोग किया था कि मतलब उन्होंने अपने जेवर जो कुछ भी धन था वो सब गांधी जी के लिए समर्पित कर दिया कि भाई हमें तो आज़ादी चाहिए। चलिए, कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ में ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया, क्योंकि लोग समझ गए थे कि जो है अहिंसा से काम नहीं बनने वाला है। चलिए, सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराए गए। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे जो है लिखने तथा बांटने में लग गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी और बलिया में जो है अल्पाधिक के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जो विद्रोह तथा क्रांति फैल चुकी थी। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन के दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए उसमें तथा बंदी भी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया और जेल में ही गांधी जी की पत्नी जो है कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया कि कहीं जो है अगर गांधी जी की मृत्यु जो है जेल में हो जाती है तो काफ़ी जो है हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक और श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसिफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान कर दिया अपना, और इन अबकों के बलिदान की गाथाएं जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कालानी भी एक हैं। और हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज व शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग के लिए जा रहे थे और गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और 21 जनवरी 1943 को हेमू कालानी को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। तो देखिए कितना जोश था उस समय वहाँ में, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। तो देखिए 19 साल की उम्र कितनी कम उम्र होती है आज के समय में, आप देखिए तो ये उस समय आज के हिसाब से 19 साल के बच्चे कुछ नहीं करते हैं, केवल मतलब ये पढ़ने लिखने की उम्र होती है और उस समय आंदोलन कर रहे थे। भूमिगत गतिविधियाँ, और देखिए इसी बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो जाता है और इसी आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आर.पी. गोयनायका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवस्थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ और भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना। यानी कि जिसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था, अपने हिसाब से जो है सब सहयोग कर रहे थे। चलिए, इसी बीच आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही जो है स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध के भारत को जो है अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अतः सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जो है युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया और परिणाम स्वरूप जो है सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया और कुछ दिनों के बाद जो है जेल से छोड़ा गया उन्हें, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी में से जापान जहाँ पहुँचे और जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से जो है आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो जाते हैं। उन्होंने आम नागरिकों को भी फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। किस नाम से? रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से। ये पूछा जा सकता है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। 4 जुलाई 1944 को
आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने के लिए आह्वान करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ये जो है जोश भर देता था हवाओं में। चलिए, ये नारा जब सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जो है वह बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि बस अब तो जो है अंग्रेज़ों को भगाना है। चलिए, आज़ाद हिंद फौज ने यंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा म्यांमार तक अंग्रेज़ों की फौज से लड़ती हुई चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो मतलब एक पेज में पूरा सब खत्म। और आपने देखा होगा पहले हमने इसके क्या पढ़ा है, मुगल्स के बारे में, तो पूरा एक चैप्टर दिया है। तो ये आपकी देखिए किताबों में संशोधन होना कितना ज़रूरी है कि मतलब युवाओं को पता ही नहीं, मतलब आज की जो जनरेशन है उनको पढ़ाया नहीं जाता है कि इतना ज़्यादा। आपने जैसे पढ़ा है कि जो आपके राम प्रसाद मिश्र हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, भगत सिंह हो गए, तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं किताबों में कि बच्चे पढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि इनके चैप्टर काफ़ी डिटेल में होने चाहिए, उनकी जीवनी को भी पूरा दर्शाया जाना चाहिए। चलिए, खैर ये टॉपिक से अलग बात होती है। चलिए, सैनिकों का विद्रोह। सन 1946 में अंग्रेज़ सरकार की सेना में भारतीय सैनिक जो थे उनने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज़ शासक जो है आखिरी हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब युद्ध होता है तो जीतने वाला पक्ष भी कमज़ोर हो जाता है और वैसे हारने वाला तो हो ही जाता है, तो नुकसान दोनों का होता है। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा और इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि हम इंडिया को जो स्वतंत्र कर दें। जब सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब अंग्रेजों ने केवल भारत से वादा किया हो कि हम आपको स्वतंत्र करेंगे। कई जगह उन्होंने ये वादा किया हुआ था। अमेरिका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता के समर्थन करने को बाध्य थे। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन के संसद में चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो एटली हैं वो भारत के प्रति एक उदारवादी पक्ष रखते थे। वो मजदूर के दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ठीक है ना। और इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजी। इस समिति को जो है कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं ने विचार विमर्श के बाद दो मुख्य जो है निर्णय लिए गए। भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। चलिए, ये सब होगा और आगे क्या हुआ कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जो है 1947 ईस्वी। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का नया गवर्नर जनरल जो है बनाकर भेजा गया। चूँकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अतः जो है भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग राज्यों में बनाने का अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की पूर्वसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। जिनको भारत में जाना है वो भारत में जाएंगे, जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाएंगे। चलिए, इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक जो है संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान बन नहीं जाता तब तक 1935 का जो है अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू
रहेगा। भारत का विभाजन देखिएगा तो स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए और इस हालत में 1940 में ईस्वी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक जो है संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना जो है अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूँकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए तो जिन्ना की ये सोच थी जो काफ़ी गलत थी। आप भी आज भी देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और किसी भी तरह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच में आंदोलन छेड़ा, जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे और भारत ने जो है अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र बनाया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, बांटो। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे व एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैल गईं। गांधी जी यह सब देखकर यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयंकर दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रैंक कर जिए। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। वे इस सिद्धांत पर अड़िग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत ने हिंदू लोगों का प्रमुख स्थान जो है हिंदुओं को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक थे नाथूराम गोडसे, और जिनके द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और ये फोटो है 7 जून 1947 की, भारत पाक विभाजन स्वीकार किया गया था। तो ये आपके देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं, ये आपके जिन्ना हैं और ये आपके जो है कौन है, ये माउंटबेटन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। थोड़ा सा टॉपिक है, इसको भी हमने इसलिए इसी वीडियो में डाल दिया है। सन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया है। 14 अगस्त की मध्यरात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। चलिए, भारत की करोड़ों जनता जब का सपना अब सच हो चुका है, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियां हैं। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं क्या क्या थीं? गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए काफ़ी, चलिए तस्वीर है फिर भी देखते हैं। शरणार्थियों की क्या समस्या थी कि देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग जो है 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थियों भाइयों को बसाने की समस्या। उस समय कोई कानून थे नहीं भाई, कोई भी कभी आ सकता है, कोई भी कभी जा रहे थे लोग, तो ये दिक्कत होती थी कि किसको कहाँ बसाएं, ठीक है ना। तो ये समस्या निदान क्या हुआ, भारत सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान व भूमि दी गई। दूसरा क्या था कि देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। तो देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में ना मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बंट जाता। जैसे आपकी आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, तो ऐसे देखिए 562 कितना बड़ा आंकड़ा होता है। तो निदान क्या हुआ, उस समय हमारे उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला लीं। इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लोहे पुरुष कहा जाता था। चलिए, कुछ रियासतें नहीं मिल रही थी, जैसे आपकी हैदराबाद हो गई और आपकी जम्मू कश्मीर वाली, तो इन्हें जो है उन्होंने मिला लिया था। वो हम आगे अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। वो पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण होता है तब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी जो है कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की, तो इस तरह से कश्मीर भी मिल गया था। निदान क्या हुआ, भारतीय जवानों ने कश्मीर में कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी जो है अनाधिकृत कब्जा है, जिसे हम POK कहते हैं। चलिए, आर्थिक समस्या क्या है, स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, सिंधु वाले क्षेत्र में। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूँ विदेश से आयात किया जाता था। निदान क्या हुआ, सरकार ने लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न जो है हमारे देश से खाद्यान्न दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, जिसका क्या प्रयास किसके कारण हुआ है, ये आपकी
हरित क्रांति के कारण। स्वराज की क्या चुनौतियां थीं? संविधान का निर्माण। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय राष्ट्र संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। निदान क्या हुआ कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। कुछ जो है 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र हो गया और इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये ऐसी 26 जनवरी थी इस वर्ष की कि इस समय जो है कोई भी जो है हमारा जो है विदेशी गेस्ट नहीं था, क्योंकि कोविड चल रहा था। विदेशी उपनिवेशियों के विलीनीकरण की समस्या। चलिए एक क्वेश्चन और कवर करा देते हैं। इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस पर सबसे जो है बेस्ट आपकी झांकी कौन सी थी? तो वो थी यूपी की, जिसमें राम मंदिर दिखाया गया था आपके वाल्मीकि जी के लिए। चलिए राम मंदिर दिखाया गया था, आई थिंक उसमें जो है सबसे आगे कोई संत बैठे थे, वो हम आगे करंट अफेयर में आपका कवर करा देंगे। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन द्वीप तथा दादर और नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पुदुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारगिल पर फ्रांसीसियों का अभी भी कब्जा था, तो इन्हें भी हमें भगाना था। ठीक है, तो निदान क्या हुआ? फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर जो है 1954 ईस्वी को पुदुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारगिल को तो सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली सौंपे। तो देखिए 1947 में भारत जो है आज़ाद होता है, लेकिन ये जब पुडुचेरी वाले जो पुर्तगाली हैं सबसे पहले आए थे 1498 में और जा कब रहे 1961 में। मतलब देश आज़ाद हो गया लेकिन छोड़ने को नहीं बैठे, ठीक ना। तो ऐसे थे आपके पुर्तगाली। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग पर भारत का अधिकार हो चुका था। विकास की परियोजनाएं देखिए। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमता को समाज को मुक्त कराने की समस्या जो है गंभीर थी। निदान क्या हुआ? सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए योजना बनाई। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो आज आपका नीति आयोग है। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है, 1 अप्रैल 1951 को। और ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे तो आपकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं कवर करा देंगे। 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी और 2014 में जो है भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ किया। इस आयोग के माध्यम से देश के विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो ये भी आपका वीडियो पूरा होता है। अब जो आपके वीडियोज बचे हैं इसमें एक ही टॉपिक आपके बचे हैं, वो हैं आपके आंदोलन। तो उनको हम जल्द ही कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अब हम थोड़ा जो है आपका एनवायरनमेंट है जो आपका पहले पेपर में आना है उसको पूरा करेंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या शुरू किया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।